तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। जैसा कि अभी तक आप सबने देख लिया होगा कि हमारा यूनियन बजट 2025 रिलीज कर दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स में हमेशा एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं जो कि डायरेक्टली बजट से रिलेटेड होते हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दो ऐसे चीज है जो हमारे लिए एक मस्ट टू गो है बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस बार के यूनियन बजट 2025 में क्या-क्या अनाउंसमेंट हुई, हमारे कंट्री का रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का क्या स्ट्रक्चर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टैटिक पार्ट क्या है बजट का, आखिर बजट होता क्या है, किस तरीके से हर एक चीज काम करता है, और डिफिसिट्स क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोई भी ऐसा उठा के बजट का एक वीडियो तो देख लेंगे, बट उन्हें बेसिक ही नहीं पता होता है, स्टैटिक पार्ट ही नहीं पता होता है कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है और ये बजट काम कैसे करता है, इसमें इसके एस्टिमेट्स का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा स्टैटिक बजट पार्ट और साथ ही साथ जो करंट यूनियन बजट 2025 में अनाउंसमेंट हुए हैं, जो-जो चीजें रिलीज हुई हैं, जो टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप किसी भी चीज पर मिस आउट ना करें, क्योंकि आपको इस एक वीडियो में बजट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट के लिए हो या फिर करंट पार्ट के लिए हो। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस बार के बजट का मेन फोकस क्या रहा है? तो इस बार का मेन फोकस रहा है ज्ञान। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, GYAN, ज्ञान। और ये ज्ञान में क्या है? जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता एंड एन से नारी। दैट मीन्स विमेन एम्पावरमेंट। तो हमारे बजट का मेन एम्फेसिस किस पे रहा है? ज्ञान पे रहा है। गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, उनमें इस तरीके से करके आपको बहुत बार कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में पहले देखेंगे वो सारे मेजर अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने किए हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बजट वाले पार्ट पे कि बजट में कितना हमारा रिवेन्यू है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है। जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सारे मेजर स्कीम्स और गवर्नमेंट के फोकस पार्ट को देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट के जो 5 फोकस पार्ट्स रहे हैं जिसपे बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया है, वो है बेसिकली फॉर स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। कृषि को आगे बढ़ाने के लिए और जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हमारे बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। इसमें क्या होगा, जैसा कि नाम से ही है, ये HY सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स के लिए एक नेशनल मिशन अनाउंस किया गया है, जिसमें कि टारगेटेड डेवलपमेंट हो गए उन तरह के सीड्स के लिए जो हमें पहले से ज्यादा हाई यील्ड दे प्रोडक्शन में, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो, मतलब कि उस पे ज्यादा पेस्ट ना लगे, और क्लाइमेट रेजिलियंस भी हो, कि अगर सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए तो उसको भी एक हद तक रेजिस्ट कर सके। तो सबसे पहला तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। दूसरा है हमारा इनहैंस क्रेडिट थ्रू केसीसी, एंड व्हाट दिस केसीसी इज, किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, तो इसमें क्या कहा है गवर्नमेंट ने, दैट फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स विद इनहैंस्ड लोन ऑफ 5 लाख रुपीज। कि अब किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है उसको पहले से बढ़ा दिया गया है और अब 5 लाख तक का कर दिया गया है। तो क्रेडिट को एनहांस किया गया किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। थर्ड हमारा है प्राइम मिनिस्टर धान धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या है, इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और इसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके। मेन फोकस होगा इसमें, हमारे जितने भी स्कीम्स होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइफरकेट करके और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे पूरा का पूरा फोकस करके। तो वैसे 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा इसमें, और ये नाम आप ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर धान धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। फिर हमारा चौथा है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक 5 ईयर का मिशन अनाउंस किया गया है कि 5 साल का मिशन होगा फॉर द कॉटन।
टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। तो इस कारण से इस फील्ड में इंडिया को और ऊपर रखने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी अनाउंस की गई। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक ये डेवलपमेंट हुआ कि बिहार में मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट हुआ। तो ये मखाना बोर्ड, क्योंकि आप जानते हैं अभी ये बहुत ऐसा सुपर फूड के तौर पे उभर के आ रहा है। इवन इन एक्सपोर्ट सेक्टर अगर आप देखेंगे इसका मेजर डिमांड बढ़ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि मखाना को एज एज अ ग्लूटेन फ्री और ये नॉन डायबिटिक पीपल के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स के तौर पे आ रहा है। तो इसको प्रमोट करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट की हमारे बजट में ही हुआ। इट इज टू बी सेट अप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एफपीओज। तो ताकि ये बिहार का जो मखाना है वो पूरे देश भर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जा सके, उसके लिए एक मखाना बोर्ड का सेटअप होगा। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि मखाना बोर्ड कहाँ बना है, तो बिहार में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में फ्रेम हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की और रूरल प्रोस्पेरिटी की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या अनाउंसमेंट हुआ था, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, कि जितने भी दाल है उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बने। मतलब इसके लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहे बल्कि सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए पल्सेस में भी। इसके लिए हमने 6 साल का मिशन लॉन्च किया है विद स्पेशल फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर। अब ये जहां-जहां मैंने हाइलाइट किया इसको आप हमेशा थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ-कुछ फैक्ट्स को यूज किया जाता है ऑप्शंस फ्रेम करने के लिए। तो ये पहला बात तो ये ध्यान देना है कि ये 5 साल का मिशन नहीं 6 साल का मिशन होगा विद स्पेशल फोकस किस पे रहेगा? तुर पे, उड़द पे और मसूर पे। And it will emphasizing the development and commercial availability of climate resilient seeds, सेम वही चीज, enhancing प्रोटीन कंटेंट, ताकि हमारे इंडियंस के जो डेली फूड है, डेली मील है, उसमें प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाया जा सके। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। एंड इम्प्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जो हार्वेस्ट के बाद उसे स्टोर किया जाता है उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना भी इसी मिशन का पार्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। फिर आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया पोस्ट। इसके बारे में भी बहुत ही बात हुई है हमारे बजट में। इंडिया पोस्ट आपका क्या है? भारतीय डाक सेवा। और क्योंकि हमें पता होगा कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी अगर किसी की है तो वो है इंडिया पोस्ट की। आप गांव से गांव में भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके आप तमिलनाडु, साउथ, कन्याकुमारी, आप कहाँ भी चल जाए, जहां भी चल जाए, आपका एक पिन कोड होगा। और वो पिन कोड क्या है? बेसिकली वो आपके इंडिया पोस्ट का एक कोड है, पोस्टल कोड है। तो इंडिया पोस्ट की कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया बहुत बढ़िया है। तो इसका इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट अपने सारे स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? रूरल कम्युनिटी हब कोलोकेशन, कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो वहां का पोस्टल कोड होगा, जो उसका इंडियन पोस्ट का ऑफिस होगा, वहां पे कम्युनिटी हब के तौर पे बनाएगी। वहां पे इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, मतलब कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सारा अकाउंटिंग सर्विस वहां पे आपका प्रोवाइड होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट, ईएमआई पिकअप, साथ ही साथ जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेज है, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, ये सारे इंडिया पोस्ट के थ्रू होगी। अब इंश्योरेंस, तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये अब रोल होने वाला है कि इंडिया पोस्ट को यूज करे, उसके कनेक्टिविटी को यूज करे टू रीच आउट टू द लास्ट माइल, मतलब कि जो अंतिम रिमोट एरियाज में भी है उन तक गवर्नमेंट के स्कीम्स को, गवर्नमेंट के सर्विसेज को, क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सबको पहुंचाया जा सके दूर दूर तक। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि एमएसएमईज को लेके भी काफी सपोर्ट रहा था, काफी चर्चा हुई थी बजट में, और एमएसएमईज को लेके भी काफी चेंजेस भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड अनाउंस हुआ है फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या होगा? कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विथ अ 5 लाख रुपीज लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, 5 लाख तक के लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड होगा। एंड इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, सरकार की जो उद्यम पोर्टल है वहां पे उसे रजिस्टर्ड होना होगा उस माइक्रो एंटरप्राइजेस को। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, मतलब पहले साल में ऐसे 10 लाख कार्ड्स इशू किए जाएंगे, 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए।
तो इस कारण से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बनता है फॉर ऑल द माइक्रो एंटरप्राइजेस, ताकि उनके क्रेडिट नीड्स पूरे हो सके। उसी तरीके से जितने भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी स्कीम लेके आया गया है। और 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो पहली बार बिजनेस में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्लूडिंग विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी इन तीनों कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक नया स्कीम अनाउंस होने वाला है, लॉन्च होगा, जिसमें कि टर्म लोन्स मिलेंगे अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 इयर्स। अगले 5 साल तक 2 करोड़ तक के टर्म लोन्स मिलने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप में से बहुत का ये भी सवाल होगा कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि एमएसएमईज है कौन, माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है, स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। देयर हैज बीन अ रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमईज, और ये काफी, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिवीजन हुआ है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये है करंट और ये है रिवाइज्ड। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें कि कोई भी जो इंटरप्राइजेज है वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में पहले ये था कि जो भी इंटरप्राइजेज 1 करोड़ तक में इन्वेस्ट करती है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज होती है। बट अब उसको रिवाइज करके क्या किया गया है, 2.5 कर दिया गया है। तो मतलब अगर अभी आपका 2.5 करोड़ तक भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आप माइक्रो में ही आइएगा। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज का। इन्वेस्टमेंट पहले ये कितना था, 10 करोड़। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आती है। उसको रिवाइज करके अब 25 कर दिया गया है, 2.5 गुना। आप ऐसे ही याद रखें कि सबका कितना हुआ है, 2.5 इंटू हुआ है। ओके, ऐसे आपको याद करने में आसानी होगा। उसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइजेस में भी कितना, पहले 50 करोड़ था इन्वेस्टमेंट का, अब वो कितना हो गया है, 125 करोड़। ओके, तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अब होता है टर्नओवर, कि वो बिजनेस कितना का साल भर में टर्नओवर करती है, प्रॉफिट कितना होता है। तो माइक्रो के लिए पहले था कि 5 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर होता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस होती है। बट अब उसे 2 गुना कर दिया गया है, मतलब अब 10 हो गया है, 10 करोड़। उसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो पहले 50 करोड़ का टर्नओवर करती थी, उन सभी को रखा जाता था स्मॉल में। ये भी अब रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, 100। सेम आपका मीडियम एंटरप्राइजेज में भी 500, 250 से। तो ये आपको याद रखना है, इधर वाले सारे 2.5 गुना हुए हैं और इधर वाले सारे 2 गुना हुए हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से कहता हूँ, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई सारे एमएसएमईज के रिगार्डिंग। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब अगर हम लोग ये देखें कि और क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है, तो सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, इसके बारे में बात हुई है। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, आईआईटीज में जो सीट्स हैं उन्हें बढ़ाने की बात हुई है। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, डे केयर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे डे केयर कैंसर सेंटर्स का स्टार्ट किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया है। फिर से हमारा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसे अनाउंस किया गया है। इसमें क्या होगा, इट विल प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। आपको आपके लोकल लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में आपको सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल कराए जाएंगे थ्रू भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। फिर हमारा आता है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से 50,000 लैब्स खोले जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, जिसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स का नाम दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल में। उसी तरीके से एआई में भी खर्चा करने के लिए सरकार बहुत आतुर है, और हम लोग देख सकते हैं कि एआई फॉर एजुकेशन में 500 करोड़ का टोटल आउटले हुआ है। 500 करोड़ का खर्च होगा फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। उसी तरीके से ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को अब सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि डिजिटलाइजेशन हो सके। स्कूल में अब डिजिटल एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा मिले, इस कारण से तो याद रखना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ एक्सपेंशन होगा मेडिकल एजुकेशन का, 10,000 एडिशनल सीट्स, 10,000 एडिशनल सीट्स अनाउंस हुए हैं, विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अगले 5 साल में 75,000 नए सीट्स मेडिकल एजुकेशन में
एक्सपैंड किए जाएँगे, खोले जाएँगे बच्चों के लिए। फिर है पीएम स्वनिधि, टू बी रिवैम्प्ड विथ एनहांस्ड लोन्स फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स। तो पीएम स्वनिधि जो योजना थी, उसमें अब लोन्स को एनहांस किया गया है पहले से। साथ ही साथ यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। उसके साथ-साथ एक और अनाउंसमेंट हुई है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स होते हैं जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी में जो काम करते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑन द ई-श्रम पोर्टल और उन्हें भी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप बन जाता है हमारे गिग इकोनॉमी के लिए, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हुए सारे डेवलपमेंट मेजर्स जो कि किस पे फ़ोकस हैं? ज्ञान पे। दैट इज़ गरीब, यूथ, अन्नदाता दैट इज फार्मर एंड नारी। तो ये ज्ञान हमें भूलना नहीं है। गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए ये चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ये सबसे बड़ा बॉम्ब इस बार फोड़ा गया था सबसे लास्ट में बजट के, एंड दैट वाज द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, अब आपका क्या होगा? 12 लाख तक के जो भी लोग एनुअल इनकम कमाते हैं, उन्हें एक भी टैक्स नहीं देना होगा, ज़ीरो टैक्स। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप बन जाता है फॉर ऑल द मिडल क्लास पीपल। क्यों? क्योंकि आपको जहाँ पे पहले लोन्स देने पड़ते थे 12 लाख तक में, अब आपको एक भी लोन नहीं देना है। तो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम होगा, मतलब कि आप जिसे खर्च कर सकेंगे, वो पहले से अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, और मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत लोग को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, कि ये जो नए स्लैब्स निकले हैं, एक तो आपको ये नए स्लैब्स को थोड़ा याद कर लेना होगा कि 0 टू 4 लाख में निल, 4 टू 8 लाख में 5%, 8 टू 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25 और अगर 24 से ज़्यादा है तो 30%। ये आपका टैक्स का स्ट्रक्चर है, ओके? ये आपके टैक्स रिजीम है। तो बहुत लोग का ये सवाल था कि ये 8 से 12 लाख में तो ये 10% दिखा रहा है और सरकार बोल रही है कि 12 लाख तक एक भी लोन नहीं देना है, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये टैक्स कैलकुलेशन में, और अगर आप टैक्स कैलकुलेशन कीजिएगा तब आप पाएँगे कि जब ये 8 से 12 लाख के स्लैब में आपका आता है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, रिबेट्स देती है। उन सबको यूज़ करने के बाद, बेनिफिट्स और रिबेट को यूज़ करने के बाद आपका टोटल टैक्स जो होता है वो 0 होता है। तो भले ये अभी भी हमारा टैक्स स्लैब वाला स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट 12 लाख तक जो एक्चुअल लोन पेमेंट का समय आएगा, उस समय उनको एक भी लोन देना नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और इस स्लैब को आप एक बार याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोई ठीक नहीं है कभी आपको ये भी नया चेंजेस में कुछ पूछ ले। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में जितने भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है एक स्कीम, और उस स्कीम से इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन पे जितना भी आपका टैक्स लग रहा है, उसको 3 ईयर तक के ब्लॉक पीरियड में रखा जाएगा। उस 3 इयर्स के ब्लॉक पीरियड के अनुसार वो डिसाइड होगा कितना उस पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा। साथ ही साथ एक्सपेंशन हुआ है हमारा सेफ हार्बर रूल्स, जैसा कि आप जानते हैं गिफ्ट सिटीज़, वहाँ पे क्या होता है, लिटिगेशन को रिड्यूस किया जा सके और इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक सर्टेनिटी प्रोवाइड हो, एक ऑर्डर क्रिएट हो, ताकि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो सके। जितने भी बिज़नेसेस हैं, उन्हें ज़्यादा लिटिगेशन और टैक्सेशन में फँसना ना पड़े और वो आसानी से अपने ट्रांज़ैक्शन कर सकें। तो इस पे भी सरकार का फोकस रहा है। साथ ही साथ जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, इसे डबल कर दिया गया है। पहले जो 50,000 था, उसे अब बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। उसके साथ ही जितने भी एनुअल लिमिट थे पहले रेंट पे, टीडीएस ऑन रेंट, वो कितना था? 2.40 लाख तक था। उसको भी बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। तो इसे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट क्या-क्या प्रपोजल्स लेके आ रही है, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, किन एरियाज़ में और किन सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस रहा है। अब हम लोग देखेंगे आखिरकार बजट में क्या था? व्हाट वाज़ द न्यूमेरिकल फिगर्स इन द बजट? उसके लिए पहले हम लोग को ये जानना होगा कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। देयर इज़ नो सच मेंशन। ऐसा भी करके आपको यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट है या नहीं है? या एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि बजट जो है वो आर्टिकल लेट्स सपोज़ 214 में है, और क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं है? तो आपको ये उस टाइम पता होना चाहिए कि नहीं, बजट तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सीधे से रॉन्ग हो जाता है।
तो देयर इज नो सच मेंशन ऑफ द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रेफर किया गया है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आता है आर्टिकल 266 में। और ये कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से जो भी पैसा निकलेगा, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल होना काफी जरूरी है। तो ये हमारा बोलता है आर्टिकल 266, और इसी के तहत हमारे गवर्नमेंट बजट निकलते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि आर्टिकल 1143 में, ये जितने भी आर्टिकल्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1143 में ये लिखा हुआ है दैट नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ। एक लॉ को लाए बिना, एक अप्रोप्रिएशन बिल को लाए बिना, आप एक भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है फॉर द स्टैटिक पार्ट। यही मैं बोल रहा था, स्टैटिक पार्ट, जिससे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266, पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत जरूरी है पैसे को ड्रॉ करने के लिए। उसी के साथ साथ आर्टिकल 114(3) में यह भी लिखा हुआ है कि कोई अमाउंट हम लोग विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिना एक लॉ के इनैक्टमेंट के, बिना एक लॉ लाए। और उस लॉ को बोलते क्या है हम लोग? अप्रोप्रिएशन बिल। तो अभी आप बहुत सुन रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आखिर ये होता क्या है? आखिर ये फंड होता क्या है? तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फंड्स जो गवर्नमेंट के पास होती है। सबसे पहला होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये तीनों तीन तरह के फंड्स हो गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ये फंड होता क्या है, इसमें पैसे आते कहाँ से हैं। So, the source of fund for the CFI includes all the budget receipts like revenue receipts, borrowing and recovery of loans. हमारे बजट में जितने भी रिसीप्ट वाले पार्ट होंगे, हमारे गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे आएगी फ्रॉम रिवेन्यू, फ्रॉम बोरोइंग्स या फिर लोन्स के रिकवरी के द्वारा, वो सारे किस में जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। तो बेसिक अगर बोला जाए तो ये हमारा मेन फंड है, जो कि हमारे पूरे सरकार का फंड है, ये हमारे गवर्नमेंट का फंड है। इसीलिए इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला गया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? The Consolidated Fund of India is primary fund of the Government of India used to meet the expenses of the government। सरकार जितने भी खर्चे करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, वो सारे इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। नाउ अ वोट ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। अब इसमें से कुछ भी खर्चा करने के लिए पूरा का पूरा पार्लियामेंट का वोट होना जरूरी है, except for the expenditure that is charged on the CFI which is non votable। except उन सारे खर्चों पे जो कि चार्ज है और वो नॉन वोटेबल है। मतलब हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी कुछ पैसे उस काम के लिए निकलते हैं जिसे हम बिना वोट किए निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ वोट करना जरूरी नहीं है, और उसे कहा गया है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द CFI। ये हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली दो होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द CFI और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द CFI। ये काफी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, फोकस होकर देखिएगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट को जो पैसा देना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो पैसा देना है, हाई कोर्ट के जजेस को जो पैसा देना होता है। अब इसके लिए अगर हम लोग पार्लियामेंट्री अप्रूवल तक का वेट करें तो उनके सैलरीज तो नहीं मिलेंगे। तो इस कारण से इन्हें रखा गया है ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द CFI। बट बाकी जितने भी खर्चे हुए हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द CFI, वो सारे के लिए हमारा बजट अप्रूवल जरूरी है, और इसी के लिए यूनियन बजट आता है। तो अब हमें समझ में आया ये यूनियन बजट अनाउंस किस लिए हुआ था। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, ये डिसाइड करने के लिए। तो ये तो हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं बाकी बचे हुए दो, जो कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिजेंसी क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारा कंटिजेंसी प्लान है, मतलब कुछ ऐसा अनफोर्सीन अगर कुछ हो गया, उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो जो ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये भी इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि अगर कुछ ऐसा अर्जेंट डिमांड आ गया, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया गवर्नमेंट के पास,
उसको खर्चा करने के लिए अब वेट ना करना पड़े कि बजट आएगा तब उसमें से पैसा निकलेगा। नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। The source of funds for the contingency fund include parliamentary grants and recoveries of loan। और इसमें पैसा आता कहाँ से है? तो पार्लियामेंट से पहले ही इसमें ग्रांट दिए हुए रहते हैं कि इतने पैसे पहले ही रख दो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर छोटे-मोटे घर में भी लोग कुछ पैसे रख लेते हैं इमरजेंसी के खर्चे के लिए। कि ये पैसे तभी खर्च करेंगे जब कुछ ऐसा इमरजेंसी आएगा। तो उसी तरीके से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी सरकार का वो इमरजेंसी फंड है। और इसमें पैसे आते कहाँ से हैं? जो पार्लियामेंट ने पहले से ग्रांट किए हुए रहते हैं या फिर लोन के रिकवरी से जो हमारे पास पैसे आते हैं और इसके लिए कोई पार्लियामेंट का वोट का ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये क्या होता है? तो ये जैसा कि नाम है पब्लिक अकाउंट मतलब ये अकाउंट जो है वो लोगों का है। इसमें सरकार का कुछ भी नहीं है। तो इसमें वो सारे फ्लोज़ होते हैं उन सारे ट्रांज़ैक्शंस के जो कि गवर्नमेंट बैंकर के तौर पे करता है। और गवर्नमेंट बैंकर के तौर पे क्या करता है? तो जितने भी प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पीएफ हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गया, इन सब का पैसा जो गवर्नमेंट के पास है, जो कि गवर्नमेंट एज़ अ बैंकर के तौर पे काम करती है, उन सबको हम लोग रखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो ये थे हमारे तीनों फंड्स। नाउ आई थिंक आपको पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट क्लियर हो गया होगा कि बजट किस लिए होता है, कैसे काम करता है और क्यों इसका नीड है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बजट की तरफ। तो बजट के पार्ट क्या-क्या होते हैं? ये अगर आपको ट्री समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा बजट समझ में आ जाएगा। तो हमें ध्यान देना है जस्ट लाइक हमारे घर के तौर पे जैसे हमारे पास हमारा लेट्स सपोज़ कोई सैलरी आया, तो हमारा भी कुछ बजट होगा। उस बजट में हमारे कुछ इनकम होंगे और एक तरफ होगा एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से गवर्नमेंट के जो रिसीप्ट वाले पार्ट है, ये क्या है गवर्नमेंट के लिए इनकम। पैसा आता कहाँ से है? प्लस वाला। एक्सपेंडिचर क्या होगा? कुछ हमारे भी खर्चे होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होंगे। तो ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर, जितना हमारा एक्सपेंस होगा, ओके? तो अब हम लोग देखेंगे जो रिसीप्ट है हमारा जो पैसा आ रहा है, वो कहाँ-कहाँ से आ रहा है? तो रिसिप्ट को बाँटा गया है 2 पार्ट में, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ये याद रखना है रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? कंपनी का रेवेन्यू होता है, मतलब उसका कुछ फ़ायदा होता है, तो गवर्नमेंट का जो फ़ायदा होगा, जो डेली बेसिस पे होता है, वो सारे रिसिप्ट्स किस पे आएँगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, जिसमें कोई एसेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? ये गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई एसेट लॉस नहीं हो रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा हमारा? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जैसे कि कुछ पैसे होते हैं गवर्नमेंट को सीधा-सीधी टैक्स के रूप में मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आ गया टैक्स रेवेन्यू में। कुछ पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? सरकार बहुत सारे फाइन्स लेती है, फीस लेती है, तो ये सारे जो पार्ट हैं वो किसमें आएँगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फाइन्स और फीस के थ्रू सरकार आपसे टैक्स नहीं ले रही है, बट वो पैसा तो जा रहा है किसके पास? सरकार के पास ही जा रहा है। तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। फिर हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो पैसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एसेट्स पे मिलते हैं। इस कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है डेट कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। डेट कैपिटल रिसिप्ट्स वो हो गया जिसमें कुछ लोन का दिया हुआ है। तो जो पैसे हमारे लोन से वापस आते हैं, वो आते हैं डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में और जिसमें कोई भी ऐसा लोन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो आता है हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में। तो ये तो हो गए हमारे सारे इनकम के पार्ट, पैसा आ कहाँ से रहा है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखेंगे पैसा जा कहाँ रहा है। तो एक्सपेंडिचर भी हमारा 2 तरफ से होगा, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा भाई? सरकार के खर्चे क्या-क्या होंगे? सैलरी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी वगैरह देना होगा, पेंशन देना होगा, वो सब किसमें आएगा? रेवेन्यू पार्ट में। कैपिटल में क्या होगा? जिसमें कुछ गवर्नमेंट कैपिटल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एसेट्स बना रही है। उसमें क्या होगा जैसे रोड्स बनाने हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, डैम बनाना है, तो ये सारे किस में आएँगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में और इसे ही कहा गया है कैपेक्स। आप शॉर्ट फॉर्म में सुनते होंगे कि कैपेक्स क्या रहा, कैपेक्स एक्सपेंडिचर कितना है। इससे पता चलता है कि हमारे आने वाले साल में कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपेक्स होगा, उसका मतलब गवर्नमेंट उतना ज़्यादा खर्चा कर रही है एसेट्स बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में।
तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर हम बात करें इस साल की बजट की, तो हमारा इस साल का रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे बजट एस्टिमेट्स के अनुसार कितना है? 34.2 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? 16.4 लाख करोड़। आपको एक बार वापस से याद दिला दें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? तो हमने यहाँ देखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। जो पैसे रेवेन्यू से आ रहे हैं, जो पैसे हमारे एसेट से आ रहे हैं, कैपिटल से आ रहे हैं। तो रेवेन्यू में हमारा कितना है? 34.2 लाख करोड़। तो हमें ये हमेशा याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स पर्पस कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है इंडियन बजट का। ओके, तो 34.2 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आने वाले हैं और 16.4 लाख करोड़ कैपिटल रिसिप्ट्स में आने वाले हैं। अगर हम लोग अपने पास्ट से कंपेयर किया जाए तो 23-24 के एक्चुअल बजट में ये 27.3 था। फिर जो उसका बजट एस्टिमेट आया उसमें 31.3 था और जो उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट आया उसमें 30.9 था 2024-25 का। और इस साल का 2025-26 के लिए हमारा क्या है? 34.2 लाख करोड़। उसी तरीके से इस साल का कैपिटल रिसिप्ट हमारा कितना है? 16.4 लाख करोड़। तो ये तो हो गया रिसिप्ट्स वाला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर में हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं। तो इस बार का हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 15.5 लाख करोड़ और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 39.4 लाख करोड़। तो अगर प्रीवियस ईयर से देखें तो प्रीवियस ईयर से इसमें भी इजाफा हुआ है कुछ, क्योंकि 2023-24 का एक्चुअल था 12.5 लाख करोड़। 24-25 का जो बजट आया उसमें 15 करोड़ का बोल के रखा गया था, बट रिवाइज एस्टिमेट में वो 13.2 लाख ही हुआ था। इस साल के हमारे बजट में अनाउंस किया गया है कि हम लोग 15.5 लाख करोड़ कैपेक्स रखेंगे। उसी तरीके से हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पिछले साल के मुताबिक इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है। पहले 34.9 था, फिर 37.1 हुआ, उसके बाद 37 था हमारा रिवाइज एस्टिमेट में। और इस साल के बजट एस्टिमेट्स में हम रखे हैं इसको 39.4। और ये इतना बड़ा गैप क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है कि नया न्यू पेंशन स्कीम आई है। तो न्यू पेंशन स्कीम में आपके गवर्नमेंट के कुछ पैसे लगेंगे। इस कारण से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल का बढ़ने वाला है। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये हमारा जो पैसा है वो आ कहाँ से रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इसके थ्रू भी आपसे पूछेगी कि सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट का पैसा है वो कहाँ से आता है। तो आप एक बार अगर इसे पाई चार्ट को देखेंगे, आप सीधा सीधी यहाँ पे पकड़ेंगे 24%। और ये कहाँ से आ रहा है? फॉर द फ्रॉम द बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ये जितने भी पैसे हम लोग बाहर से बोरो करके ला रहे हैं, लोन्स के थ्रू ला रहे हैं। तो 24% हमारा क्या होता है? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज के तौर पे आ रहा है पैसा। उसके बाद 22% हमारा किसके थ्रू आता है? इनकम टैक्स के थ्रू। 5% हमारा आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। 18% आता है हमारा जीएसटी। 17% आता है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स। 17% इज द कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनियां टैक्स देती हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट में 9%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में 1% और कस्टम से हमारे 4%। तो इस फिगर को आपको एक बार ध्यान रखना है। और बस ध्यान ये आपको रखना है कि लेट सपोज अगर मैंने ये पूछा कि डायरेक्ट टैक्स से कितना आता है, तो हमें पता है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 17 और 22, मतलब ये 39% आता है हमारा डीटी से, डायरेक्ट टैक्स से। अगर हम लोग जीएसटी का देखें तो जीएसटी से 18%, एक्साइज ड्यूटी से 5%। तो इस तरीके से अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस का देखें तो 18 प्लस 5 कितना हुआ? ये 23% ही हुआ। तो डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा पैसा आ रहा है, 39% आ रहा है। और जीएसटी एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला के 23% आ रहा है। तो ये फिगर्स भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो जिस तरीके से पैसा आने वाला इंपॉर्टेंट था, तो पैसा जाने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है भाई? 22%। और ये क्या है? 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो हर एक स्टेट को उसका शेयर मिलता है। तो यूनियन, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, तो यूनियन गवर्नमेंट के बजट से हम लोग देख रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो 22% जा रहा है सारे स्टेट को उनके टैक्सेस का शेयर देके, ड्यूटीज देके। उसके बाद भाई हमारा कहाँ जाता है? तो 20% जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब हम लोग अगर देखें तो अपने पिछले स्लाइड में हमने देखा था
24% हम लोग पैसा लेके आ रहे हैं उधार पे, और जो खर्चा कर रहे हैं उसका 20% हम लोग दे भी रहे हैं किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो हमारे सरकार का एक मेजर चंक कहाँ खर्चा होता है, इन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16% खर्चा होता है हमारे जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग एक्सक्लूड कर दे रहे हैं वो सारे कैपिटल खर्चे जो कि डिफेंस और सब्सिडी में यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंस का हम लोग अलग से यहाँ पे लेके रखे हैं 8%। 8% हमारा पूरा का पूरा डिफेंस में खर्चा होता है। जितने भी सब्सिडीज हैं उसमें 6% खर्चा होता है। इधर देखें हम लोग का 4% तो पेंशन में ही लग जाता है, जितने भी पेंशन देते हैं। 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, 8% फाइनेंस कमीशन का जितना भी ट्रांसफर होता है उन सब में, और बाकी सारे अदर एक्सपेंडिचर को 8% रखा गया है। तो हमें मेजर किस किस का ध्यान देना है, 22% ये स्टेट शेयर, 20% इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस, क्योंकि डिफेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो इसमें हमारा 8% खर्चा होता है। तो ये हमने देखा कि हमारे सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है। इसे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं ये पैसे आपके करोड़्स में है। मेजर आइटम्स में एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, डिफेंस में 4,91,000 करोड़, रूरल में 2,66,000, होम अफेयर्स में 2,33, 1,71, ये सारे फिगर्स आप देख सकते हैं। आपको बस ये ऑर्डर याद रखना है कि डिफेंस में ज्यादा खर्चा होता है कंपेयर टू होम अफेयर्स, कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो ये है हमारे सारे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। तो सिंस ये वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अभी खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के कितने डेफिसिट्स हैं और ये आखिर डेफिसिट्स होते क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे सारे तरह के फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट्स, उन सबके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट, और सारे ट्रेंड्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट टू यूपीएससी पे, एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।